हेलो एंड फ़खर रागली टू ऑल ऑफ यू। मैं हूँ फ़खर यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। आज की डिबेट में बात करेंगे 2-3 बड़े इम्पोर्टेंट इश्यू है। वैसे तो चाइना और इंडिया का जो डिस्प्यूट का जो सिलसिला है वो पुराना है। लेकिन इसमें 2019 के बाद बहुत ज़्यादा नई चीज़ें हमें देखने को मिली, जो शायद 1962 में जो जंग हुई थी उसके बाद शायद इस तरह का कोई वाक़या नहीं हुआ, लेकिन ये ख़त्म नहीं हो रही। रोज़ का मामूल बन गया है। इंडियन गवर्नमेंट के लोगों की तरफ से भी कुछ मतलब स्टेटमेंट्स आती हैं, चाइना की तरफ से भी कुछ स्टेटमेंट्स हमें देखने को मिलती है, लेकिन असल मसला क्या है और इस सॉर्ट आउट कैसे होगा, इसके ऊपर बात करेंगे। और इसके साथ-साथ एक चीज़ और है। 2019 में जब पाकिस्तान और इंडिया के बीच में एक बड़ा मतलब एक हाइप क्रिएट हुआ था और बड़े मतलब एक क्रिटिकल सिचुएशन हो गई थी। उन्होंने यहाँ पे खैबर पख्तूनख्वा के इलाके बालाकोट में अटैक किया था और उसके बाद फिर पाकिस्तान ने इंडियन कश्मीर में जाके उसका जवाब दिया था और जहाज भी गिराया था, ये सारी चीज़ें। लेकिन उसके अंदर एक हेलीकॉप्टर गिरा था श्रीनगर में। उस हवाले से अभी ये खबरें आ रही है कि शायद उनको जो वहाँ के ऑफिसर थे इंडियन एयरफोर्स के, उनको शायद सज़ा दी जा रही है या देनी है, आई डोंट नो। खैर इस हवाले से भी बात करेंगे। हमें आज जॉइन कर रही हैं, जर्नलिस्ट हैं फ्रॉम इंडिया, मिशा बाजवा चौधरी साहिबा। यकीनन आप सब उनको जानते हैं। टीवी चैनल्स के साथ भी बहुत सारा काम कर चुकी हैं और अब भी कहीं न कहीं कुछ न कुछ जो है वो कनेक्ट रहती है, लेकिन बेसिकली शी इज़ अ जर्नलिस्ट। मिशा जी, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग द शो। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब आप सभी को, आपको भी और आपके दर्शकों को भी। बहुत अच्छा लगता है आपसे बात करके और ऐसा लगता है कि एक आज़ादी की हवा है जो पाकिस्तान से बह रही है और जो हिंदुस्तान तक हम तक पहुँच रही है आपके ज़रिए। बहुत शुक्रिया आपका मिशा जी, थैंक यू वेरी मच वन्स अगेन। मिशा जी, इस वक़्त चाइना और वैसे तो रशिया यूक्रेन वॉर ने हमें काफ़ी नुकसान दिया है, आपको भी, हमें भी, बल्कि पूरी दुनिया को। लेकिन चाइना, इंडिया भी छोटे कंट्रीज़ नहीं है, शायद दुनिया के सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन रखने वाले कंट्रीज़ हैं। उनके बीच में ये डिस्प्यूट तो ठीक है, बहुत पुराना हो गया, लेकिन सम टाइम ऐसा लगता है कि शायद ये खत्म हो रहा है, लेकिन फिर कोई ऐसी चीज़ बीच में से आती है कि फिर लगता है कि नहीं जी, अब तो बिल्कुल आमने-सामने आ गए। जिस तरह अमित शाह साहब अभी अरुणाचल गए थे और उसके ऊपर फिर चाइना ने कहा कि इनको नहीं जाना चाहिए। हालाँकि मेरे ख़्याल में, मैं आपको ज़ाती तौर पे वो ना एज़ अ पाकिस्तानी ना एज़ अ इंडियन, मैं कहता हूँ अगर अभी वो इलाका है तो वहाँ पे शायद इंडिया का कोई भी आदमी भी जा सकता है, वो मिनिस्टर हो या मेरी और आपकी तरह जर्नलिस्ट हो या कोई आम लोग हो, वो जा सकते हैं। आपका क्या टेक है इसके ऊपर कि चाइना इस चीज़ के ऊपर सही है कि अमित शाह साहब ने जो कुछ किया, या आप कहते हैं कि नहीं, अमित शाह साहब को इस तरह नहीं करना चाहिए था? देखिए फ़ख़्र, एक सीधी-सी बात है, अरुणाचल प्रदेश वो भारत का एक स्टेट है, ठीक है? यस, वहाँ से हमारे कानून मंत्री भी आते हैं। बिल्कुल। वो एक स्टेट है और जो चाइना की एक पॉलिसी है कि वो एक नोटोरियस नेबर की तरह हुँ, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे सेंधमारी कर रहा है दूसरे की यस, ज़मीन पर, दूसरे के समंदर पर। एक टेरिटोरियल जो एक उसने जंग छेड़ी हुई है या यूँ कहें कि अपना दबदबा कायम करने के लिए एक खुराफाती हरकतें चाइना हुँ, करता है और उसी कड़ी में अरुणाचल प्रदेश को भी देख सकते हैं। अब देखिए ना, यस, खुशफ़हमी देखिए कि अरुणाचल प्रदेश जो कि दुनिया जानती है और पहचानती है कि भारत का एक स्टेट है, यस, उसको वो ज़ैगनान बुलाएगा, तो क्या वो उसका हो जाएगा? तो ये बड़ी नहीं, एक इट्स इट्स अ फनी थिंग, ये हास्यास्पद है और ये चाइना की सिर्फ़ एक मेंटालिटी दिखाती है और उसकी जो पॉलिसी है कि जी, जो सलामी स्लाइसिंग करने की कोशिश उसकी रहती है कि वो चाहे कागज़ के नक्शे पे हो या फिर ज़मीनी नक्शे पे, वो उसकी हुँ, फ़ितरत है जो वो दिखाता है बार-बार। और कभी-कभी लगता है कि अरुणाचल प्रदेश के केस में तो इंडियन गवर्नमेंट को रिस्पॉन्ड ही नहीं करना चाहिए था। कोई अपने घर में बैठा, हमारे एक स्टेट को किसी और नाम से बुलाना चाहता है तो बी इट, हाउ डू वी केयर अबाउट इट? ओके, बट क्योंकि ये एक इम्पोर्टेंट कंट्री है, यस, इस बात से हम नज़रें नहीं फेर सकते हैं कि चाइना बहुत लिहाज से अपने आप को वर्ल्ड पावर बनाने यस, की कोशिशों में जुटा है, काफ़ी हद तक बिल्कुल, वो कामयाब भी है। तो ये डिनाई भी नहीं किया जा सकता है और आँखें बंद भी नहीं की जा सकती हैं। ओके, कुछ ऐसे हालात अरुणाचल प्रदेश को लेकर भारत सरकार के भी हैं। लिहाज़ा हमारे यहाँ के होम मिनिस्टर जो हैं वो अमित शाह, वो अरुणाचल प्रदेश के दौरे पर पहुँचे जब ये हुआ कि उन्होंने 11 लोकेशंस हैं, 11 प्लेसेस हैं जिनके नाम बिल्कुल, चाइना ने अपने चाइनीज़ में रख दिए। तो वही बिल्कुल, बात है कि आप अपने घर में बैठे मेरे या मेरे परिवार के नाम रखना शुरू कर दें, तो इससे मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, मैं मुतासिर तो सही, नहीं होती हूँ। लेकिन बिल्कुल, जब ये डिप्लोमैटिक बात हो जाती है, तो यकीनन ये बातें मायने रखती हैं
क्योंकि ये एक तरह हुँ। का ऑप्टिक्स है जो चाइना क्रिएट करना चाहता है और वो उँगली करने वाला पड़ोसी है जो हुँ। बार-बार लड़ाई करने यस, के लिए यस। या उकसाने के लिए इस तरह की हरकतें करता है और यकीनन इसका जवाब देना ज़रूरी था। लिहाज़ा होम मिनिस्टर अमित शाह अरुणाचल प्रदेश के दौरे पर इसी जब ज़ेंगडान बोलने के बाद वो गए हाँ। हैं और उन्होंने वहाँ जाके बहुत सारे नए डेवलपमेंट हुँ। इनिशिएटिव्स को इनॉग्रेट किया है। वो हमारी फोर्सेस के साथ उन्होंने रात भी बिताई वहाँ पर। तो एक क्लियर मैसेज है जो चाइना को देने की कोशिश भारत सरकार की तरफ से की गई है। बिल्कुल सही है। अच्छा, मिश्रा जी, एक चीज़ और है और वो ये है कि इससे पहले भी हम डॉक्टर जयशंकर साहब को सुनते रहे हैं, राजनाथ सिंह साहब को सुनते रहे, इवन 2019 के बाद गालिबन जो फ्रंट एरिया है जो एलएसी के ऊपर, तो इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब भी वहाँ पे गए थे और अपने जो फोर्सेस के लोग हैं, उनके साथ पूरा दिन गुज़ारा और काफ़ी मतलब स्पीच-वीच भी की। लेकिन कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जी जो इंडिया का रिस्पॉन्स है चाइना की तरफ, वो इतना सख्त नहीं है जितना कि पाकिस्तान और यूरोप के हवाले से। ये वाक़ई सच है या सबके अगर वो कोई कोशिश करता है, जिस तरीके आपने अरुणाचल की बात की और वहाँ के नाम चेंज हुए, तो उसके ऊपर एक स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आया न्यू दिल्ली की तरफ से, ये गलत है ये बात? फ़ख़्र देखिए सच्ची बात तो ये है कि डेफ़िनेटली डिफरेंसेस हैं। जिस तरह से हम पाकिस्तान की किसी कार्रवाई को रिटेलिएट करते हैं, उस तरह से चाइना के साथ नज़र नहीं आता है। तो शायद यही है कि डिप्लोमैटिक लेवल पर डिफरेंट देश को डिफरेंट तरीके से हैंडल करने की कोशिश है। ओके। लेकिन फिर वो बात सामने आती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि लाल आँख दिखाएँगे, तो वो लाल आँख हुँ। लोग देखने का बेकरारी से इंतज़ार तो डेफ़िनेटली कर रहे हैं ना। चाहे आपको डिप्लोमैटिकली बैलेंस करके चलना है, चाहे एस जयशंकर कहते हैं कि अब देखिए बहुत बड़ी इकोनॉमी है, उसके साथ क्या सीधे-सीधे पंगा ले लें। बेसिकली जो भी उनकी शब्दावली थी, उसका अर्थ यही था, दे आर अ बिगर इकोनॉमी, या पिकिंग अप अ फाइट विद द बिगर इकोनॉमी। ये सब बातें उन्होंने कही हैं कि बिल्कुल, बड़ा सोच समझ के फूँक-फूँक के कदम उठाना पड़ता है और जी। वो भी तब जब आपकी उनके साथ बिज़नेस डिपेंडेंस बहुत ज़्यादा हो। $118 बिलियन का ट्रेड हमने चाइना से कबूल किया यस, है। वो भी तब यस। जब हम भारत में मीडिया ज़ोर-ज़ोर से छत पे चढ़ के चिल्लाता है कि देखिए मास्टर स्ट्रोक 100 हाँ, वेबसाइट हाँ। से 100 हाँ, ऐप्स बिल्कुल, को बंद कर दिया भारत ने चाइना के ऊपर बिल्कुल। मेजर अटैक। तो ये सब ऑप्टिक्स है, मगर सच्चाई ये है कि ट्रेड भी तो देखना है। बहुत सारे और बिल्कुल, डिप्लोमैटिक एंगल्स हैं जिनको एग्ज़ैक्टली। बैलेंस करने के जो एक्टिविटी में ऑफ कोर्स भारत का रिएक्शन उस तरह का नहीं है जिस तरह वो लेट्स से पाकिस्तान के साथ डील करता है और ओ यकीनन लोग इस बात पे क्वेश्चन ज़रूर करते हैं कि वो लाल आँख जिसका ज़िक्र हो रहा है, वो पाकिस्तान के अलावा चाइना को भी दिखाने की ज़रूरत है क्योंकि चाइना एक नोटोरियस पड़ोसी है, जो हमारे हुँ, बॉर्डर्स को लेकर लड़ाई किस बात की है? लड़ाई बिल्कुल, परसेप्शन यस, ऑफ द बॉर्डर है ना बेसिकली कि बिल्कुल, आपको लगता है कि मेरी लकीर ठीक है, मुझे लगता है मेरी एग्ज़ैक्टली, लकीर ऑथेंटिक है। एग्ज़ैक्टली। तो उस बात की लड़ाई है और उस बात को इतना लंबा खींचा जा रहा है। एक बार शट अप कॉल देना और जो चाइना को वो उस तरह से संभव नहीं है हुँ, जिस तरह से पाकिस्तान को देना पॉसिबल है। तो यकीनन जी। सरकार डिफरेंटली डील करती है चाइना के साथ और यकीनन ये बात लोगों को अखरती भी होगी, लेकिन क्या करें मजबूरियाँ हैं सरकार की। बिल्कुल। और अच्छा, एक इससे जुड़ी हुई, हालाँकि मैंने ये टॉपिक आपको भेजा नहीं, लेकिन ये आपके सवाल में से मुझे ये सवाल आपके जवाब में से सॉरी मुझे ये सवाल याद आया और वो ये है कि अभी यूके के साथ रिसेंटली वहाँ पे कुछ खालिस्तान मूवमेंट के लोगों ने वहाँ पे काफ़ी हल्ला-गुल्ला किया और इंडियन हाई कमीशन के ऊपर चढ़ दौड़े थे वो लोग। उसकी वजह से यूके के साथ भी वो कह रहे हैं कि बिज़नेस टाइज़ को हमने कम कर दिया या ख़त्म कर दिया शायद। मतलब ऑफ़िशियल। तो इस तरह की चीज़ें आप समझ रहे हैं, क्योंकि यूके के साथ नो डाउट कि बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं इंडिया के, ठीक है। इसी तरीके से हमने कनाडा के साथ देखा कि जब कोई ऐसी चीज़ आती है, तो कहते हैं कि नहीं जी, वो सपोर्ट करता है इंडिया के खिलाफ, वहाँ के जो खालिस्तान मूवमेंट के कुछ लोग रहते हैं यूके और कनाडा में, तो उनके साथ भी वो ये मैं ये कहूँगा हाइड एंड सीक वाली चीज़ चलती है। लेकिन अब यूके के साथ किया है, तो डू यू थिंक ये मतलब इज़ इट अ गुड डिसीजन? किस तरह करना चाहिए? क्योंकि यूके की इकोनॉमी नो डाउट कि इस वक़्त काफ़ी नीचे चली गई है और इंडियन इकोनॉमी क्योंकि एक बहुत बड़ी मार्केट है और बेहतर परफ़ॉर्म भी कर रही है उनकी इकोनॉमी। मगर मुझे इस बात को क्लैरिफ़ाई करना चाहिए यहाँ पे कि भारत सरकार का जो स्टैंड है ऑफ़िशियल स्टैंड, वो इस बारे में कुछ और आया है।
जी। ये मीडिया में बातें घूम रही हैं कि भारत ने ट्रेड टाइज को डिले कर दिया है या ये ओके। सब दरार खालिस्तान वाले इश्यू पे आई हैं। खालिस्तान वाले इश्यू पे डेफिनिटली भारत सरकार ने यूके गवर्नमेंट के साथ बातचीत की है और अपनी जी, नाराजगी और अपनी आपत्ति ज़ाहिर की है। बिल्कुल। लेकिन ट्रेड टाइज पे ऑफिशियल जो स्टेटमेंट आया है इंडियन जी, गवर्नमेंट की तरफ से, उनका कहना है कि इस तरह की कोई बात नहीं है। ये लॉजिस्टिक रीजंस हैं जिसको लेकर मामला सेटल करने की कोशिश हो रही है। खालिस्तान वाले ओके। वजह से इस ट्रेड टॉक को रोका नहीं गया है। तो भारत सरकार की ये सफाई आ चुकी है। लेकिन हाँ, जो खालिस्तान समर्थकों ने भारत के तिरंगे की हाँ, बेइज्जती की है, वो बिल्कुल। बहुत बुरी है, कंडेमेबल है। हमारे देश का तिरंगा हमारे लिए गर्व की बात है और वो सरकार जी, कोई भी हो, वो हमारे लिए गर्व की बात है। और खालिस्तानी सेपरेटिस्ट उसकी बेइज्जती करेंगे तो यकीनन सरकार अपनी तरह से इंटरवेंशन कर रही है और यूके गवर्नमेंट से इस बारे में रिएक्शन और एक्शन चाहती है। लेकिन सरकार ने ये क्लियर कर दिया है कि ट्रेड जो डिस्कशंस हैं, उसपे इसकी वजह से कोई डिले नहीं हो रहा है। वो लॉजिस्टिक रीज़न्स हैं जिसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश हो रही है। बिल्कुल ज़बरदस्त। अच्छा, मिशा जी, एक चीज़ और है और वो ये है कि 2019 में पाकिस्तान और इंडिया के बीच में हालात काफ़ी बिगड़ गए थे। मतलब उन्होंने जब बालाकोट स्ट्राइक किया, उसके बाद फिर 5-6 दिन के बाद पाकिस्तान ने कहा जी हम जवाब देंगे। क्योंकि पाकिस्तानी भी इस तरह भी काफ़ी जज़्बाती लोग रहते हैं और यकीनन बॉर्डर के उस पार भी एक जैसे मिलते-जुलते लोग हैं। तो एक जैसे ज़हन के एक ही तो ज़्यादातर लोग थे, जज़्बाती और एक एग्ज़ैक्टली। जैसे तो होंगे ही। एग्री, बिल्कुल आपसे बिल्कुल मैं एग्री कर रहा हूँ इस बात पे, सही कह रही हैं आप। तो उसके ऊपर फिर जब एक्शन हुआ तो उस अफ़रा-तफ़री में जिस वक़्त अभिनंदन का जहाज़ यहाँ पे गिरा पाकिस्तान साइड के कश्मीर में, और उनको पाक फ़ौज ने, पाकिस्तानी आर्मी ने पकड़ा, फिर ले आए, बल्कि लोग वहाँ उनको कोशिश कर रहे थे, काफ़ी ज़ख्मी भी किया था उनको, जो मेरा ख़्याल नहीं होना चाहिए था। मुझे उसका आज भी मैं वो वीडियो देखता हूँ तो मुझे उसकी तकलीफ़ इसलिए होती है कि मैं कहता हूँ यार शुक्र है कि फ़ौज वाले पहुँच गए, उसकी जान बच गई। बट द सही। थिंग इज़ कि उसी दिन उसके बाद की जो मतलब हम देखते हैं श्रीनगर में एक स्ट्राइक होता है, पाकिस्तान के कुछ जहाज़ एलओसी के उस पार जाते हैं और उसकी क्योंकि मेरे पास एक वीडियो आई थी तो इसलिए मुझे फिर उसका यकीन पक्का हो गया था, उससे पहले मुझे नहीं था। लेकिन वहाँ पे एक हेलीकॉप्टर गिराते हैं और उसके ऊपर अब वो ओपन हुई है वो बात। वो कह रहे हैं कि यार ये आपने अपनी गलती से और शायद अफरा-तफरी से या किस वजह से मतलब आपने अपने जहाज को मार गिरा, हेलीकॉप्टर को, उसमें मेरे ख्याल 6 या 7 लोगों की जानें भी गई। तो अब उसके ऊपर एक एयरफोर्स के ऑफिसर के ऊपर कोई शायद कोर्ट में मुकदमा चल रहा है या उसको सज़ा हुई है। क्या कहेंगे? हालाँकि उस वक़्त मैं खुद इंडियन मीडिया पे अपीयर होता रहता हूँ, उस वक़्त भी होता था, तो उन्होंने कहा यार ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, इस तरह की कोई चीज़ है ही नहीं। लेकिन हुँ, आज इंडियन एक्सप्रेस क्या बहुत सारे न्यूज़ वेबसाइट जो हैं इंडिया के बड़े-बड़े, उन्होंने इसको रिपोर्ट किया है इस खबर को। जी। नहीं, नहीं, बड़ी साफ बात है और मैं इस बात को दोहरा देना चाहूँगी कि जिससे गलती होगी उस पर कार्रवाई तो करेंगे ही ना। तो उस वक़्त जो था इमीडिएटली जो हीट ऑफ द मोमेंट पे ये रिपोर्ट्स हुँ। आई मीडिया पे, तो देखिए मैं तो नेशनल चैनल्स पे भरोसा करना बंद कर चुकी हूँ। मैं नहीं देखती हूँ अब क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी टाइप माहौल है उनका, तो मैं बहुत से सोर्सेज़ को खंगालती हूँ बिफोर आई रीच बहुत अ अच्छी बात है, कंक्लूजन। तो येस, ज़बरदस्त। चाहे वो पाकिस्तान की सरज़मी यस, से आतंकवाद पनप रहा हो या बिल्कुल, फिर भारत में किसी ऑफिसर से गलती हुई हो, जिसकी गलती होगी उसको उस पे कार्रवाई तो होगी ही ना। तो ऐसा ही कुछ हो रहा है और ये बात आउट इन द ओपन है कि उस वक़्त एक MI-17 हेलीकॉप्टर हाँ, को बिल्कुल, अ, मार गिराया था और यस, वो अपनी ही चूक थी और अब उसको दुरुस्त करने की कहें या उस पे कार्रवाई हो रही है और इसमें 2 ऑफिशियल्स थे जिनको अब हुँ, जिनके खिलाफ कार्रवाई हुई थी। एक के खिलाफ 9 में से 5 अकाउंट्स पे वो गुनहगार ठहराए गए और एक के खिलाफ शायद मेरे ख्याल से 4 जो अकाउंट्स थे उनमें से वो एक पे उनको गुनहगार माना गया। और अब ये जो जिनके ऊपर मेनली जिनकी ज़िम्मेदारी जिनको ठहराई गई है, जो चीफ ऑपरेशन ऑफिसर थे उस वक़्त के इस पूरे मामले को लेकर, उन पे कार्रवाई के लिए अब इंडियन एयर फोर्स के जो चीफ हैं, उनके पास पूरा दस्तावेज जनरल कोर्ट मार्शल टीम का भेज दिया गया है। इंडियन एयर फोर्स की जो फाइंडिंग्स हैं, वो उन जी, तक भेज दी गई हैं क्योंकि 7 शख्स हलाक हुए थे उस इंसिडेंट में, बिल्कुल, उस हेलीकॉप्टर को मार गिराने में और वो यकीनन एक कोऑर्डिनेशन कम्युनिकेशन फेलियर था, जिसके ऊपर अब कार्रवाई भारत में हो रही है और ये अच्छी बात है। जो गलती यस, करेगा, उसको एग्री, उसका खामियाज़ा तो भुगतना ही पड़ेगा, चाहे वो बिल्कुल, पड़ोसी मुल्क से टेररिस्ट हों या फिर अपने यस, देश में इससे
चूक हुई हो, क्योंकि फोर्सेस से इस तरह की तवक्को नहीं की जाती है कि वो यस, फ्रेंड या फो, उनके पास इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी है, फ्रेंड बिल्कुल। या फो अपना दोस्त या एग्ज़ैक्टली, दुश्मन पहचानने की अगर वो बुद्धि खो देंगे, अपनी इंटेलेक्ट खो देंगे या अपने इक्विपमेंट का सहारा ना लेते हुए नजर आएंगे, तो यकीनन कार्रवाई तो उन पे होगी ही। तो भारत इस बात को ओपनली मुझे लगता है इस वक्त काम कर रहा है इस पे, और उस शख्स पे सुमन रॉय चौधरी है उनका हाँ, नाम, बिल्कुल। ग्रुप यस, कैप्टन। तो जी। उन पे इस वक्त कार्रवाई की बात सामने आई है और अब मामला इंडियन एयरफोर्स चीफ के पास है। वो इस पे फैसला लेंगे कि उनको क्या सजा दी जानी है, उनकी बर्खास्तगी की रिकमेंडेशन गई है। बिल्कुल, अच्छा मिशा जी, अगर इस तरह के इंसिडेंट्स, क्योंकि ये मैं नहीं कहता कि ये सिर्फ़ इंडिया में हुआ होगा। अगर कहीं पे और होता है, मैं कहता हूँ लेट्स सपोज़, मतलब आई वांट टू कंपैरिज़न, अगर पाकिस्तान में अगर इस तरह की कोई चीज़ हो जाती है फ़ोर्सेस की, तो आप डू यू थिंक, क्योंकि आप बहुत सारे पाकिस्तानियों के साथ आपका इंटरेक्शन भी रहा है और जिस तरह आप कनाडा में रहती थी, तो यकीनन आपको हालात का पता होता है। ऐसा नहीं है, हमें भी इंडिया की बहुत सारी चीज़ों का पता होता है और इंडिया में बैठे हुए लोगों को भी पाकिस्तान के तकरीबन एक-एक चीज़ का पता होता है, ऐसा नहीं। तो आपको लगता है कि ये जो इंक्वायरी है, इस तरह की चीज़ पाकिस्तान में अगर ऐसा कोई इंसिडेंट हो जाए और उसको मैं कंपेयर करना चाहूँ इंडिया के फोर्सेस के साथ, तो इस तरह की इंक्वायरीज़ या इस तरह की चीज़ें पॉसिबल होती है? या वो कहते हैं नहीं यार बस चुप करके बैठ जाओ, हम जाने हमारा काम जाने, अंदर ही अंदर जो कुछ हो उसको होने दो? ये आप पाकिस्तान के हवाले से मैं मुझसे पूछ पाकिस्तान रहे के हैं? हवाले से पूछ रहा हूँ। देखिए वो परसेप्शन की बात है। हमारे यहाँ परसेप्शन यही है कि आपके देश में आर्मी हुँ, बहुत हावी है, डिसीजन मेकिंग में, पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग में भी। तो ये अब परसेप्शन है या सच्चाई, ये तो आप बता सकते हैं। लेकिन हमें तो यही जो अब समझ आती है या छन-छन के हम तक खबरें आती हैं, या पाकिस्तानी सोर्सेज़ हमें जो बताते हैं वो यही है कि आर्मी बहुत हावी है, चाहे वो पॉलिटिक्स हो या सिविलियन की ज़िंदगी हो। तो यकीनन आपके यहाँ तो मुझे लगता है कि फंदा बहुत टाइट कसा हुआ है। बिल्कुल। अच्छा, एक चीज़ इसी से फंदा टाइट कसा हुआ इसी हवाले से एक सवाल, और वो ये है कि आजकल हम सुन रहे एक फैक्ट चेक के हवाले से, फेक न्यूज़ के हवाले से, कि अगर कोई सोशल मीडिया के ऊपर कोई खबर डालता है तो हुकूमत उसके ऊपर एक्शन कर सकती है, इंडियन हुकूमत। आपको लगता है कि हम अगर कहते हैं कि हम अपने आप को सिविलाइज़्ड सोसाइटीज़ कहते हैं, मैं पाकिस्तान की भी बात करूँ, मैं इंडिया की भी बात कर रहा हूँ। तो इस तरह के लोगों को हम रोक सकते हैं या हमें रोकना चाहिए अगर किसी, लेट्स सपोज़ हो जाता है ना, आप खुद जर्नलिस्ट रही हैं, मैं खुद जर्नलिस्ट हूँ, मुझे अंदाज़ा है सम टाइम आपकी खबर हो जाती है, आगे-पीछे हो सकती है, पॉसिबल है ये। लेकिन उसके ऊपर सज़ा देना, ये गलत नहीं है? मतलब सोसाइटी को हम ज़्यादा और वो नहीं कर रहे हैं? फ़ख्र फ़ख्र इसमें ना बहुत ज़्यादा मुझे लगता है डिबेटेबल है ये बात। देखिए एक एक अभी मुझे एक इंसिडेंट याद आता है कि एक यूट्यूबर ने खबर डाल दी थी इंडिया में जी, जी, कि एक सर्टेन माइग्रेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी के साथ बहुत तशद्दुद हो रहा है। जी, अब उसने एक फेक वीडियो बना दी। ओके। अब देखिए कि क्या बीतती होगी उन उस एरिया के उन माइग्रेंट्स के ऊपर जो उस एरिया से हुँ, ताल्लुक रखते हैं और जिनको उस वीडियो के ज़रिए ये लगा कि वाक़ई शायद हम सब खतरे में हैं। तो एक बिल्कुल। तरह का क्योस, ये एक तरह का डिजिटल टेररिज्म है। हुँ, अगर हुँ, इस तरह का कुछ हो रहा है तो फिर सरकार को इतना स्मार्ट और इतना सख्त और इतना अ, क्विक होना चाहिए रिस्पॉन्स में कि इस तरह की बात को दफ़न कर पाएँ वो मौके पे, और जो शरारती अनसर हैं उसे रोक पाएँ। तो इस लिहाज से अब डिजिटल स्पेस बहुत मैं कहूँगी डरावनी स्पेस भी हो गई है। बिल्कुल, आप और बिल्कुल। मैं यस, कैसे तय करें कि कोई ऑथेंटिक है और कोई फेक है? यस, ये एग्ज़ैक्टली। सबसे बड़े चैलेंज है जो इस वक़्त सरकार भी यकीनन झेल रही है, क्योंकि अब तो एवरीबॉडी इज़ मशरूमिंग आउट एंड या क्लेमिंग टू बी एन या ऑथेंटिक वॉइस। बिल्कुल, सो ये बिल्कुल। इस वक़्त इतना डरावना, मैं कहूँगी, मैं दोबारा कह रही हूँ कि डरावनी हालात हैं कि किस तरह सरकार डिस्टिंग्विश करे बिटवीन अ फेक पर्सन एंड अ रियल पर्सन, अ गुड हुँ, ऑथेंटिक स्टोरी विद अ गुड सोर्स, और एक जो यूँ ही ब्लैबर करे जा रहे हैं यूट्यूब पर खुद को कह के कि या जर्नलिज्म का बिल्कुल, जे नहीं पता। तो एग्री। ये एक बहुत बड़ी, मैं कहूँगी कि डबल एज स्वॉर्ड है जो सरकार के गले पे अटकी हुई है कि वो कैसे कैसे कौन-सी छन्नी ले हुँ, जिससे इसे छाँटे और इसको वैलिडेट कर पाए। तो मैं उन बिल्कुल। मुझे आई फील सॉरी फॉर द गवर्नमेंट एंड द गवर्नमेंट मशीनरी कि उन्हें इस तरह का एक स्क्रूटनाइज़ सिचुएशन को करना पड़ रहा है, और ये उनका काम बढ़ाने वाली ही बात है। लेकिन येस, रिस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म करने वाले लोग वो कैसे वैलिडेट करेंगे, उनके लिए भी इस वक़्त चैलेंज है, और कैसे ऑथेंटिक सोर्सेज़ को वैलिडेट किया जाए, ये बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि जनता
इस वक़्त आप देख रहे होंगे फ़खर यस, कि गाली-गलौच, ट्रोलिंग या मुझे कभी-कभी लगता है कि इंसान के अंदर इतनी नफ़रत थी, ये पता नहीं चलता अगर ये ट्रोलिंग की दुनिया नहीं आती तो। तो एग्ज़ैक्टली। कहने का मतलब कि ये सब कैसे कर्ब हो पाएगा? कैसे वो जो एक बड़ी बकवास सी कहावत है लेकिन उसका हुँ, आज तक मतलब समझ नहीं आया, लेकिन मतलब सबको समझ आता है कि जी, जी। दूध का दूध, पानी का पानी। हालाँकि मुझे पता नहीं है कैसे बच सकते हैं, बट वो कैसे सरकार कर पाएगी? तो ये सबसे बड़ा चैलेंज है। इस डिजिटल स्पेस को ले लें या जर्नलिज़्म को ले लें या खबरों के हुँ, फैलने और उसको पहुँचाने को ले लें। तो आपके आपके सवाल का आई होप आई हैव आंसर्ड कि अब एग्ज़ैक्टली। कैसे बेचारी सरकार तय करे कि ये सही है और ये गलत है। ये बहुत मुश्किल हो गया। अच्छा मिशा जी एक क्वेश्चन इसी से रिलेटेड और वो ये है कि हमने जब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को या प्रिंट मीडिया को उनको बहुत ज़्यादा हमने दबा दिया है। हमारे यहाँ भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो नहीं बोली जाती बल्कि अभी कल ही एक इंसिडेंट हुआ क्वेटा के अंदर और वहाँ पे कुछ चैनल्स ने उस इंसिडेंट को दिखाया यकीनन बहुत बड़ा इंसिडेंट था 6 लोग अपनी जान से बेचारे गए और ये सारा कुछ हुआ। तो कहते जी आपने ये दिखाया क्यों है? अब अगर लेट्स सपोज़ मैं कहता हूँ वो नहीं दिखाता कोई हमारा मेरा मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं दिखाता उस इंसिडेंट को। मेरे पास वहाँ के लोकल्स ने वीडियो भेजी मैंने अपने ट्विटर पे लगा दी। अब खबर तो नहीं रुकती, खबर तो कहीं की भी हो वो नॉर्थ कोरिया की खबर भी निकल आती है। हालाँकि जितनी सख्ती शायद नॉर्थ कोरिया में, न इंडिया में, नहीं, नहीं पाकिस्तान है। में तो शायद सोचा भी नहीं जा सकता। हम खुल के बात राइट। करते हैं। तो उसके लिए ये नहीं है कि हम लोग ये करें, मैं पाकिस्तान की भी बात करूँ, मैं इंडिया की भी, कि हम अपने हुँ। मेन स्ट्रीम मीडिया को ज़्यादा स्ट्रेंथन करें, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया को करें कि भई आप लोग जो जेन्युइन चीज़ है आप उसको रिपोर्ट करें। आप ना मुझे सपोर्ट करें, ना मेरे अपोज़िशन को सपोर्ट करें। देखिए फ़खर मैं कहूँगी कि अगर हम इस तरह की खुशफ़हमी में हैं कि ऐसा हो जाएगा, तो ये हमारा मुग़ालता है। ओके। ये बात समझनी पड़ेगी और मान लेनी पड़ेगी कि जर्नलिज़्म इज़ एक्चुअली फॉर दोज़ मीडिया हाउसेज़ इज़ जस्ट अ बिज़नेस। और अगर वो यस, दुकान का शटर ही बंद हो जाएगा, तो वो जो 2 खबरें दिखा भी पा रहे हैं, वो भी नहीं दिखा पाएँगे। यस, येस ऑफ कोर्स इनको एक प्रोपेगेंडा मशीनरी की तरह इस्तेमाल हो रहा है, बहुत दुखद है, लेकिन शुक्र है कि फिर अब सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया एक नई चीज़ डेवलप हो गया है। बिल्कुल, अब यस, ऐसा हो गया है फ़खर कि ये खबर अगर आप बता रहे हैं कि आपने उठा ली और आपने ट्वीट कर दी, तो मैं राइट, यकीन जानती हूँ इस बात को कि आपकी वजह से या आपके जैसे जर्नलिस्ट की वजह से वो मेन स्ट्रीम मीडिया को तीसरे चौथे दिन वो खबर उठानी ही पड़ी होगी। यस, उनकी मजबूरी बन जाती है एग्ज़ैक्टली, कि अब सोशल मीडिया पे ये बात पे बहुत बिल्कुल ज़िक्र ऐसा हो रहा हुआ। है, ये आम आवाम के साथ कनेक्ट कर रही है और ये हम छोड़ नहीं सकते हैं। यस, तो ये एक एक तरह का एक काउंटर मैकेनिज़्म बन गया है जिसकी ज़रूरत थी, जो मीडिया हाउसेज़ जो कि एक बिज़नेस हाउस की तरह, एक बिज़नेस बिल्कुल, मॉडल की तरह चल यस, रहे हैं, उनकी अपनी मजबूरियाँ हैं, मुझे कभी-कभी उन पे बड़ा तरस आता है। तो वो उनकी मजबूरियों के तहत कई चीज़ों को जो दरकिनार कर देते हैं, वो तीसरे-चौथे दिन ही सही, अगर वो खबर में दम है और वो आम आवाम के हक की बात है, तो वो उन्हें मजबूरन उठानी पड़ती है। सो ये यस, खूबसूरती यस। है थैंक गॉड वी हैव डिजिटल स्पेस नाउ, डिजिटल मीडिया नाउ जिसकी वजह से वो मजबूर हो जाते हैं कि अरे भैया सोशल मीडिया पे ये ट्रेंड कर रही है, इसको इग्नोर नहीं कर सकते। बिल्कुल सही और यही बात यहाँ पाकिस्तान में भी बहुत सारे लोग कहते हैं करते हैं हमारे फाटा जो हमारा पुराना फाटा हुआ करता था, अब खैबर पख्तूनख्वा का हिस्सा है अफ़गानिस्तान बॉर्डर के साथ। बलूचिस्तान के बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स होते थे, सिंध के इंटीरियर सिंध के ऐसे इंसिडेंट्स होते थे क्योंकि फ्यूडलिज़्म आज भी वहाँ पे ज़िंदा है। तो ऐसी खबरें नहीं आती थी लेकिन आज हमें बहुत छोटे-छोटे जगहों से, छोटे-छोटे गाँव हैं, वहाँ की खबर किसी न किसी सूरत हो सकता है एक आम आदमी ने वो वीडियो बनाई और उसके साथ 2 लाइन में लिखा हो कि ये हुआ था, ये फलाँ आदमी था और फलाँ सही। ने इसके साथ फलाँ काम किया। तो कम से कम इस खबर को और यकीन करें कि अब पाकिस्तान में सिर्फ जियो ये कर रहा है कि उसको बाकायदा लिखा होता है कि यार सोशल मीडिया से हमने ये वीडियो उठाई है। तो यह एक अच्छा ट्रेंड मुझे लगा है जी। कम से कम जियो की हद तक मैं कहता हूँ कि बहुत अच्छी बात है कि वो दिखा रहे हो डॉन दिखाता है कि भई हमने फलाँ की ट्विटर से उठाया या फलाँ की उससे कर्टेसी भी बाकायदा लिखी होती है। तो ग़ालिबन ये बात बहुत अच्छी है शायद थोड़ा-सा जिस तरीके से आपने कहा कि हमें इस मुग़ालते में नहीं रहना चाहिए कि ऐसा होगा, लेकिन कम से कम दूसरी तरफ अगर हमें इस तरफ साँस लेने का फ़िलहाल मौका अवेलेबल है, तो मेरे ख़्याल है हमें इसका शुक्र अदा करना चाहिए एंड मिशा जी आपका बहुत शुक्रिया, आपने शो जॉइन किया यकीनन आइंदा भी शो जॉइन करती रहेंगी एंड व्यूअर्स थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग डिबेट विद सफर। बहुत-बहुत डिबेट शुक्रिया। में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए टेक केयर बाय। जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। शुक्रिया।